सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत फिर से आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमक, उससे निकलने वाला जूस, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, काम में आने वाली दवाइयों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज अपन एक नया पोर्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो स्टार्ट करें अपन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में पहली लाइन, व्हाट इज द पेनक्रियाज। और इसी पहली लाइन पर क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द पेनक्रियाज। आंसर है पेनक्रियाज इज ए ड्यूल ऑर्गन। व्हाट इज द पेनक्रियाज, आंसर इज पेनक्रियाज इज ए ड्यूल ऑर्गन। ड्यूल ऑर्गन का मीनिंग जाने तो दोहरा ऑर्गन होता है। दोहरा ऑर्गन इस लिहाज से होता है कि यह दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। यह दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक फंक्शन होता है एंडोक्राइनल फंक्शन, एक फंक्शन होता है एंडोक्राइनल फंक्शन। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सीक्रेशन जो शुगर के लेवल के साथ इंटरफेयर करते हैं, पेनक्रियाज के द्वारा होता है। एंडोक्राइनल फंक्शन यह परफॉर्म करता है। और दूसरा इससे सीक्रेट होता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस एक डक्ट के माध्यम से सीक्रेट होता है। दैट इज द एक्सोक्राइनल फंक्शन। इट इज द एक्सोक्राइनल फंक्शन। यहां पर पहला क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्यूल ऑर्गन। लीवर भी ऑप्शन में था, इंटेस्टाइन भी था, स्टोमक भी था, स्प्लीन भी था और पेनक्रियाज भी था। निम्न में से कौन सा ड्यूल ऑर्गन है? आंसर जाएगा पेनक्रियाज। किसी किसी बुक्स के अंदर पेनक्रियाज के साथ साथ लीवर को भी ड्यूल ऑर्गन माना गया। लीवर को ड्यूल ऑर्गन मानने के दो कारण दिए गए हैं कि लीवर दो तरह का फंक्शन करता है, सीक्रेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। सीक्रेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है, इसलिए लीवर ड्यूल ऑर्गन है। उसके अलावा लीवर से भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो प्लेटलेट के बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द थ्रोम्बोपोएटिन। और बाइल भी सीक्रेट होता है। तो बाइल का सीक्रेशन तो एक्सोक्राइनल फंक्शन हो गया और हार्मोन का सीक्रेशन एंडोक्राइनल हो गया। तो नॉर्मली अपन बात करें तो दोनों को मान सकते हो आप, पेनक्रियाज को भी मान सकते हो और लीवर को भी मान सकते हो, परंतु दोनों जब अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ड्यूल ऑर्गन है, तो फिर आपको आंसर देना होगा पेनक्रियाज। यह दो काम करता है, एंडोक्राइनल, एक्सोक्राइनल। ये जो एंडोक्राइनल फंक्शन है ये केवल 1% भाग के द्वारा परफॉर्म होता है। यानी पेनक्रियाज को टोटल आप 100% मानो तो उसका 1% हिस्सा तो एंडोक्राइनल फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसके अंदर एंडोक्राइनल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पाई जाने वाली सेल का नाम है लैंगरहैंस सेल्स, जिसके अंदर बहुत सारे तरह की सेल पाई जाती हैं जिनसे अलग अलग हार्मोन का सीक्रेशन होता है। द एंडोक्राइनल फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज आर परफॉर्म्ड बाय लैंगरहैंस सेल, जो हिस्सा मात्र 1% होता है। इसका मतलब बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 99। तो 99% हिस्सा इसका एक्सोक्राइनल फंक्शन परफॉर्म करता है। और यहां पर जो सेल एक्सोक्राइनल फंक्शन परफॉर्म करती हैं उन पर्टिकुलर सेल को नाम दिया जाता है एसिनार सेल। उन पर्टिकुलर सेल को नाम दिया जाता है एसिनार सेल। तो देखें यहां पर इस बोर्ड में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारे के सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूल ऑर्गन? आंसर इज पेनक्रियाज। द टोटल कंपोजिशन ऑफ एंडोक्राइनल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, आंसर इज 1%. The endocrinal function of pancreas are performed by, आंसर Langerhans cell। आया हुआ क्वेश्चन है। The functional and structural unit of pancreas,
द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज, तो 99% कौन सी यूनिट मानेंगे अपन? एसिनार सेल। इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज। तो ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिर से सुने, कौन सा ड्विल ऑर्गन है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का कितना परसेंट हिस्सा एंडोक्राइनल फंक्शन परफॉर्म करता है? 1%। एक्जोक्राइनल फंक्शन कितना परसेंट हिस्सा परफॉर्म करेगा? 99%। एंडोक्राइनल फंक्शन किसके द्वारा होगा? लैंगरहैंस सेल के द्वारा होगा। और उसके अलावा अपन बात करें फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? आंसर है एसिनार सेल। आगे बढ़े अपन, कहां पर होता है पेनक्रियाज? राइट में होता है या लेफ्ट में होता है? कहां पर होता है पेनक्रियाज? राइट में होता है या लेफ्ट में होता है? लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज, लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज। तो देखें, सभी को पता है कि स्टोमक के जस्ट बैक साइड में होता है। स्टोमक होता है ऊपर वाली साइड में, बोले तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। तो इसकी लोकेशन होती है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। लोकेशन याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेनक्रिएटाइटिस जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर यह बताना पड़ेगा अपन को कि पेनक्रिएटाइटिस में पेन की लोकेशन क्या होगी। पेनक्रिएटाइटिस में पेन की लोकेशन क्या होगी? आंसर है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन होगी। नेक्स्ट वर्ड में अपन बात करें, इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी हो गई? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी हो गई? आंसर देंगे आप एसिनार सेल। आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर है एसिनार सेल। तो एसिनार सेल के बारे में बोलना चाहेंगे अपन, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड में आगे बढ़े कि पेनक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं? पेनक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं? सभी साथियों को नॉलेज होगा कि देयर आर 4 पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। देयर आर 4 पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, यानी पोर्शन है अपना पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं? पेनक्रियाज के 4 पार्ट होते हैं। दीज आर द हेड, नेक, बॉडी और टेल। हेड, नेक, बॉडी और टेल। हेड के साथ अटैच ये अनसीनेट प्रोसेस होता है। यहां पर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि जो एंडोक्राइनल फंक्शन परफॉर्म किया जाता है उसके लिए लैंगरहैंस सेल पेनक्रियाज के कौन से पार्ट में सर्वाधिक होती? पेनक्रियाज के कौन से पार्ट में सर्वाधिक होती हैं? इसका आंसर है टेल में सर्वाधिक होती। लैंगरहैंस सेल कौन से पार्ट में सर्वाधिक होती हैं? यानी द एंडोक्राइनल फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज आर परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पेनक्रियाज? द आंसर इज टेल ऑफ पेनक्रियाज। अगला क्वेश्चन आता है, इसके चारों पार्ट में से कौन से हिस्से का कैंसर कॉमन है? हेड, नेक, बॉडी और टेल में से कैंसर किसका कॉमन है? तो शायद इसकी भी नॉलेज होगी आप सारे साथियों को। कैंसर ऑफ हेड मोर कॉमन। द कैंसर ऑफ हेड इज मोर कॉमन। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये तो शायद कभी ना भूलने वाला पार्ट हो गया कि पेनक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं। देयर आर 4 पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। इसमें हेड, नेक, बॉडी और टेल होता है। एंडोक्राइनल फंक्शन कौन से हिस्से से सर्वाधिक परफॉर्म होगा? आंसर है टेल से, क्योंकि टेल में सर्वाधिक मात्रा में लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं। कौन से हिस्से का कैंसर ज्यादा कॉमन होता है? आंसर है हेड का कैंसर ज्यादा कॉमन होता है। अब इसके एंडोक्राइनल और एक्जोक्राइनल पार्ट दोनों को देख लिया जाए किस तरीके से समायोजित है ये। तो ये देखें, पहला पोर्शन एंडोक्राइनल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। एंडोक्राइनल पार्ट के अंदर यहां सर्वाधिक मात्रा के अंदर लैंगरहैंस सेल हैं।
देखें ये लैंगरहैंस सेल हैं, इनका आगे अलग अलग टाइप की सब टाइप की सेल हैं जिनमें है अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जिनसे अलग अलग तरह के सीक्रेशन होते हैं। तो ये सारा का सारा एंडोक्राइनल फंक्शन है। ये जो पर्टिकुलर लैंगरहैंस सेल होती हैं, इनमें ये जो सारी की सारी सेल होती हैं, ये सारी की सारी सेल अपने सीक्रेशन को सीधे ही ब्लड में पुट डाउन करती। इसका मतलब है इन सीक्रेशन के लिए कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती। आप सारे साथियों को पता है कि एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, और जिनमें डक्ट होती है वो एक्सोक्राइन होता है। तो यह सीधे ही अपने सीक्रेशन को ब्लड में पुट डाउन करती है। तो ये एंडोक्राइनोलॉजी का पोर्शन है, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। परंतु अपन डाइजेस्टिव पढ़ रहे हैं तो अपना मेन फोकस है एक्सोक्राइन पार्ट पर। तो देख लें एक्सोक्राइन हिस्सा जो 90% होता है और किससे मिलकर बना होता है। तो देखें ये 90% हिस्सा है। ये पेनक्रियाज की टेल, यहां अपन बात करें हेड, नेक और ये बॉडी। यहां पर आपको ग्रुप ऑफ सेल देखने को मिल रहा है। देखें ये ग्रुप ऑफ सेल है। कौन सी सेल है ये? मेनली पेनक्रियाज को बनाने वाली सेल, जिनका नाम है एसिनार सेल। इन एसिनार सेल को यहां से बाहर निकालकर डायग्राम में शो किया गया है। देखें ये एसिनार सेल हैं। इन एसिनार सेल के अंदर स्पेशल तरह के ग्रेन्यूल हैं जिनका नाम है जाइमोजन ग्रेन्यूल, जिनका नाम है जाइमोजन ग्रेन्यूल, जिनमें एंजाइम भरे हुए हैं। यह जाइमोजन ग्रेन्यूल यहां से रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद ये डक्ट के माध्यम से इस मेजर डक्ट में आएंगे। ये जितनी भी एसिनार सेल का ग्रुप है ये सारे के सारे अपने सीक्रेशन को इस पर्टिकुलर डक्ट में डालेंगे और यह डक्ट आगे चलकर बन जाएगी मेजर पेनक्रिएटिक डक्ट। आगे चलकर बन जाएगी मेजर पेनक्रिएटिक डक्ट। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यह आगे सीबीडी से मिल जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाएगी, और यह बन जाएगा कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और यह ओपन हो जाएगी ड्यूडिनम में। कहां पर ओपन हो जाएगी? ड्यूडिनम में। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन मेनली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो आंसर है एसिनार सेल के द्वारा। द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज आर मेनली परफॉर्म्ड बाय एसिनार सेल। तो ये इसका एंडोक्राइनल फंक्शन हो गया, एक्सोक्राइनल फंक्शन हो गया। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी आर्टरी है जो पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करती है? कौन सी आर्टरी है जो पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करती है? तो इनिशियली ब्लड सप्लाई के अंदर मैंने आपको बता दिया था, ध्यान हो तो अच्छे से। यहां से आती है एब्डोमिनल अयोर्टा। एब्डोमिनल अयोर्टा, एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलता है सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से एक आर्टरी तो निकल जाती है लीवर के लिए जिसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है। एक पर्टिकुलर आर्टरी का नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। पर्टिकुलर आर्टरी का नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। यह स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन में भी ब्लड सप्लाई करेगी और पेनक्रियाज के मेजर हिस्से को भी ब्लड सप्लाई करेगी। ये देख लें, ये येलो कलर में पेनक्रियाज है और ये पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है जिसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। तो जब मैंने ब्लड सप्लाई पढ़ाया था तो वहां पर आपको बता दिया था और भी छोटी छोटी ब्रांच होती हैं गैस्ट्रिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी से निकलने वाली, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको तो आंसर देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है, आंसर इज स्प्लीनिक आर्टरी। ऑप्शन में यह भी मिलेगा आपको गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, इंफीरियर पेनक्रिएटोड्यूडिनल आर्टरी, सुपीरियर पेनक्रिएटोड्यूडिनल आर्टरी, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। तो आंसर आपको सीधा सा देना है मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज, आंसर इज स्प्लीनिक आर्टरी। कहां से एराइज होगी स्प्लीनिक आर्टरी? आंसर है सीलियक ट्रंक से। सीलियक ट्रंक कहां से एराइज होगा? आंसर है एब्डोमिनल अयोर्टा से। तो ये आर्टीरियल सप्लाई हो गई। उसके बाद वीनस ड्रेनेज की अपन बात करें तो यहां से वेन निकलेंगी, यहां से वेन एराइज होंगी।
ये वेन एराइज हो रही हैं और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं। ये सारी की सारी जो वेन हैं वो स्प्लीनिक वेन में खुल जाएंगी। ये सारी की सारी वेन कहां पर खुल जाएंगी? स्प्लीनिक वेन में। और स्प्लीनिक वेन आगे चलकर आप साथियों को पता है किसमें ओपन होगी? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन कहां पर ओपन होगी? आंसर है लीवर में ओपन होगी। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए, पेनक्रियाज को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। पेनक्रियाज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेजर तौर पर ले जाने वाली वेन का क्या नाम है? आंसर है स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है तो यह किसमें पुट डाउन करती है? आपको बता दिया था जीआईटी के सारे ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन में जाता है और पोर्टल वेन से कहां जाएगा? ये आंसर है लीवर में जाएगा। यानी सीधा इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाकर पोर्टल वेन में जाता है। इज दैट क्लियर? तो दो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन और दो सिंपल सिंपल से आंसर हो गए। पेनक्रियाज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम स्प्लीनिक आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाने वाली वेन का क्या नाम होगा? स्प्लीनिक वेन। कहां पर ओपन होगी स्प्लीनिक वेन? आंसर इज पोर्टल वेन में। इज दैट क्लियर? तो ये स्प्लीन की आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज हो गया। ये देख लें वीनस ड्रेनेज। ये पेनक्रियाज है, ये मेजर हिस्से से जो वेन बनेगी दैट इज द स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन और स्प्लीनिक वेन स्प्लीन से बाहर निकलेगी और कहां पर ओपन हो जाएगी? पोर्टल वेन में। कुछ और माइनर वेन भी होती हैं जो सीधे ही पोर्टल वेन में ओपन होती हैं। ये देखो पोर्टल वेन है, ये जो मेजर हिस्सा है इससे तो ब्लड आ रहा है स्प्लीनिक वेन के द्वारा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अपन बात करें तो मेजर हिस्सा ये तो स्प्लीनिक वेन के द्वारा आ रहा है। इतने हिस्से का ब्लड तो स्प्लीनिक वेन के द्वारा आ रहा है और स्प्लीनिक वेन देखो पोर्टल वेन में खुल गई। ये पोर्टल वेन है। उसके अलावा ये जो हेड वाला हिस्सा है इसके ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लाने वाली वेन का नाम है सुपीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडिनल और नीचे वाले हिस्से का नाम है इंफीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडिनल वेन और ये डायरेक्टली पोर्टल वेन में खुल रही है। तो टोटल अपन बात करें तो 3 वेन हो गई, बट क्वेश्चन के अंदर यही आएगा पेनक्रियाज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाने वाली वेन है। आपको आंसर देना है स्प्लीनिक वेन। तो ये वीनस ड्रेनेज हो गया। तो ये इसकी नॉर्मल फीचर हो गए। क्या क्या बता दिया मैंने आपको। पार्ट ऑफ पेनक्रियाज हो गया, पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, एंडोक्राइनल पार्ट, एक्सोक्राइनल पार्ट, आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, इनके बारे में चर्चा कर ली अपन ने। कम ऑन टू द नेक्स्ट, यानी ये नॉर्मल पार्ट हो गए। इसके बाद अपन बात करें पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है, तो सारे के सारे साथियों को पता है पेनक्रिएटिक जूस। यानी अभी अभी अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है। पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, सिस्टेमेटिक हेडिंग के रूप में अपन बात करें तो क्या डिस्कस किया है। पार्ट ऑफ पेनक्रियाज 2 पार्ट हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, दोनों का मीनिंग आपको बता दिया। कितनी % मात्रा होती है वो बता दिया। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, बोले तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज। उसके अलावा आपको बता दिया कौन सी वेन है जो ब्लड वापस लेकर जाती है। आंसर है वीनस ड्रेनेज ऑफ पेनक्रियाज, जिसका आंसर है स्प्लीनिक वेन। यहां तक की चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। एक और पॉइंट पेनक्रिएटिक जूस पर आए अपन, उससे पहले एक और पॉइंट, पेनक्रियाज के एंडोक्राइनल हिस्सा, सॉरी एक्सोक्राइनल हिस्सा, ये स्टोमक, ये ड्यूडीनम, इसके बैक साइड में ये पेनक्रियाज, इट इज द पेनक्रियाज। यहां एसिनार सेल हैं और ये पेनक्रिएटिक डक्ट है। यहां पर समझने वाली बात है, ये पेनक्रियाज है, इट इज द पेनक्रिएटिक डक्ट। यहां पर समझने वाली बात है,
यहां है जाइमोजन ग्रेन्यूल, ये सारे के सारे ग्रेन्यूल यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा। पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कराने के लिए कोई तो ऐसा सब्सटेंस होगा जो पेनक्रियाज से कहेगा कि भैया सीक्रेशन चालू कर दो। पेनक्रियाज को भी तो पता होना चाहिए, क्या 24 घंटे लगातार पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन चलता रहता होगा? नहीं। तो कोई तो आकर इससे बोले कि भैया अब समय आ गया है, अब तुम तुम्हारे पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कर दो। इससे कहने के लिए क्या मैकेनिज्म चलती है? अपन ने खाना खाया, खाना स्टोमक में गया, 2 घंटे तक स्टोमक में रहा, 2 घंटे तक स्टोमक में रहा। 2 घंटे बाद जब स्टोमक में खाने का पाचन हो गया तो ये फूड के पार्टिकल, या ज्यादा बेहतर बोलूं तो काइम यहां पर आया। फूड के पार्टिकल या ज्यादा बेटर बोलूं तो काइम यहां पर आया। जैसे ही एसिडिक काइम यहां पर आया है, ड्यूडिनम में पहुंचा है, तो ड्यूडिनम में पाई जाती हैं कुछ ग्लैंड जो स्टिमुलेट हो जाती। ड्यूडिनम में पाई जाती हैं कुछ ग्लैंड जो स्टिमुलेट हो जाती हैं। स्टिमुलेट होने के बाद ये ग्लैंड सीक्रेट करती हैं कुछ सब्सटेंस। उन सब्सटेंस का नाम है सीक्रेटिन। सब्सटेंस का नाम है सीक्रेटिन। साथ में सीक्रेट करती हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। साथ में सीक्रेट करती हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। ध्यान हो तो गैस्ट्रीन हार्मोन के बारे में बताया था। ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में जी सेल भी पाई जाती। ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में पाई जाती हैं जी सेल, और जी सेल सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। जी सेल सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन भी हार्मोन हैं। ये 3 हार्मोन खाना जैसे ही ड्यूडिनम में आएगा, ये तीनों हार्मोन रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद चूंकि ये हार्मोन है तो सीधे ब्लड में जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद यह पेनक्रियाज में पहुंचेंगे और पेनक्रियाज से बोलेंगे भैया तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारे जूस का नंबर आ गया है, अब खाना ड्यूडिनम में आ गया है तो उसका पाचन करना है, इसलिए जूस सीक्रेट कर दो। तो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने वाले स्टिमुलेटर कौन कौन से हैं? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने वाले स्टिमुलेटर कौन कौन से हैं? आंसर देना है सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रीन। क्या हैं ये तीनों? ऑल आर हार्मोन। तो यहां पर अपन बोलेंगे स्टिमुलेटर ऑफ पेनक्रियाज। स्टिमुलेटर ऑफ पेनक्रियाज फॉर पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कराने वाले स्टिमुलेटर कौन कौन से हैं? आंसर है सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रीन। क्या हैं ये तीनों? आंसर है ऑल आर हार्मोन। क्या हैं ये तीनों? आंसर है ऑल आर हार्मोन्स। क्या काम करेंगे ये? दे ऑल आर द स्टिमुलेटर फॉर पेनक्रियाज फॉर द सीक्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। कहां से सीक्रेट होने वाले हैं ये सब्सटेंस? दे ऑल आर सीक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडिनम। दे ऑल आर सीक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडिनम। कैसे सीक्रेट होंगे ड्यूडिनम में? जब काइम आएगा, काइम के आते ही ये बात निश्चित हो जाती है कि अब स्टोमक में पाचन हो गया, अब तो इंटेस्टाइन में पाचन होने का नंबर है, तो इंटेस्टाइन वाले जूस तो ले आओ। एक तो बाइल आएगा, एक पेनक्रिएटिक जूस आएगा और एक सकस एंटेरिकस आएगा। तो और किस किस के स्टिमुलेटर हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट कराने वाले सब्सटेंस का नाम बता दो। सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रीन हार्मोन। कहां से सीक्रेट होते हैं ये? ड्यूडिनम से। कब सीक्रेट होंगे? जब ड्यूडिनम में क्या पहुंच चुका होगा? काइम। अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वर्क एज ए स्टिमुलेटर फॉर पेनक्रियाज, ऑप्शंस आर सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन और चौथा ऑल ऑफ देम आ जाए तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। आंसर इज ऑल ऑफ देम। अगर क्वेश्चन के अंदर सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन और चौथा एंटेरोकाइनेज आ जाए, चौथा आ जाए एंटेरोकाइनेज,
अब इसका मतलब है भैया तीनों सही है, तीनों सही हैं। अब तीनों, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम आना था, नहीं आया, तो अब इन तीनों में से वो कौन होगा जो सर्वाधिक पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कराएगा। तो तीनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो फिर आपको तीनों में से आंसर देना है सीक्रेटिन। तीनों में से आपको आंसर देना है सीक्रेटिन। वैसे तो ऑल ऑफ देम आना चाहिए, परंतु ऑल ऑफ देम नहीं आएगा, तो क्या आंसर देना चाहेंगे आप? सीक्रेटिन। पेनक्रियाज से मैक्सिमम पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस कौन सा होता है? आंसर देना है सीक्रेटिन। इज दैट क्लियर? तो ये पेनक्रियाज की बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई। अब पेनक्रियाज में पाई जाने वाली एसिनार सेल से जो मिक्सचर सीक्रेट होता है, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को नाम देते हैं अपन पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से या एसिनार सेल से सीक्रेट होने वाले पर्टिकुलर जूस को नाम दिया जाता है पेनक्रिएटिक जूस। तो अब अपन को डिस्कस करना है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में उसी तरीके से चलेंगे अपन जैसे पहले अपन ने डिस्कस किया था सलाइवा के बारे में और गैस्ट्रिक जूस के बारे में। कितना अमाउंट होता है इसका? 100 से 200 ml, 1000 से 2000 ml, 2000 से 3000 ml या 3000 से 4000 ml। अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो क्या आंसर देना चाहेंगे आप? अगला क्वेश्चन, द पीएच ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। तो शायद ये तो सभी को पता है कि सर एल्केलाइन होती है, 7 से 8 के बीच में होती है। किस वजह से होती है एल्केलाइन पीएच? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। तो देखिए अमाउंट में यहां पर आपको आंसर देना है 1000 से 2000 ml, 1000 to 2000 ml पर डे। बट यदि क्वेश्चन आ जाए 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000 और 2000 से 2500, फंस गए अपन ने तो 1000 से 2000 पढ़ा है। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो आंसर आपको देना है 1000 से 1500 ml पर डे। आंसर आपको देना है 1000 से 1500 ml पर डे। तो ये आपको आंसर देना है। रूटीन में 1000 से 2000 ml होता है। यह फैटी डाइट पर डिपेंड करता है, कितनी फैट आपने खाई है उसके अनुसार इसका सीक्रेशन होगा। पीएच कितनी होती है इसकी? आंसर है 7 से 8 होती है। कैसी हुई 7 से 8? आंसर है एल्केलाइन हुई। एल्केलाइन होने का कारण बता दो। एल्केलाइन होने का कारण बता दो। आंसर सारे साथियों को पता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। कंपोजिशन में क्या होगा? तो वही होगा जो पहले पढ़ा है अपन ने, सेम उसी तरह का चलेगा। 99.5% वाटर होगा प्लस 0.5% सॉलिड होगा। ये जो सॉलिड होगा इसमें दो तरह के सब्सटेंस होंगे। सॉलिड होगा इसमें दो तरह के सब्सटेंस होंगे। नंबर 1 ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नंबर 1 ऑर्गेनिक सब्सटेंस और नंबर 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उसमें तो होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या होगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होगा? तो सेम जैसा पढ़ते आए हैं वही आंसर है। सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा। पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है? Which of the following inorganic substance are found in maximum amount in pancreatic juice? What is the right answer? तो देखें आप इनमें ढूंढ रहे हैं, इनमें राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इज बाइकार्बोनेट। इट इज ऑल्सो द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉट ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसी की वजह से तो पीएच एल्केलाइन है, तो सर्वाधिक मात्रा में होता है बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट ऑप्शन में नहीं आए तो आंसर सोडियम जाएगा। तो पहला आंसर देखो, ध्यान देने वाली बात है, स्टोमक में
गैस्ट्रिक जूस में मैक्सिमम मात्रा में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस HCl, HCl नहीं आए तो सोडियम। ऐसे ही ये जूस या इसके बाद जितने भी जूस आएंगे उनमें सब में कॉमन आंसर होगा बाइकार्बोनेट। कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सर्वाधिक मात्रा में? बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट नहीं आए तो फिर आंसर आपको सोडियम देना है। इज दैट क्लियर? इधर की साइड है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? तो देख लें इनको, पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम को। पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम को देख लें आप, ये होते हैं ये कुछ एंजाइम होते हैं, नामकरण भी करेंगे अभी अपन इनका। इसके अलावा ये होते हैं, ये एंजाइम होते हैं रेड कलर से जो अपन ने बनाया है, ये तो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये वाला जो ग्रीन कलर से बनाया है ये है एमाइलोलाइटिक एंजाइम, और ये है लाइपोलाइटिक एंजाइम। नामकरण करें अपन इनका। ये जो सबसे ज्यादा लार्ज साइज में अपन ने बनाया है, सारा ध्यान आपको इसी पर लगाना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और यूजुअल तौर पर यह इंपॉर्टेंट एंजाइम पेनक्रिएटाइटिस भी कॉज करता है। तो आगे पैथोफिजियोलॉजी में भी ये शब्द इस्तेमाल होगा। और इस सबसे लार्ज साइज में जो अपन ने बनाया है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑटो कैटालाइटिक एक्शन वाला एंजाइम, इसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। इसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन के अलावा ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है, इसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। इस दूसरे एंजाइम का नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। इसके अलावा जो एंजाइम और बनाए हैं, ये एंजाइम, इसका नाम है प्रोइलास्टेज। इसका नाम है प्रोइलास्टेज। इसके अलावा नंबर 4 प्रोकोलेजनेज। प्रोकोलेजनेज। और लास्ट में अपन बात करें, इसका नाम है प्रोन्यूक्लिएजेज। इसका नाम है प्रोन्यूक्लिएजेज। ये सारे के सारे प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम हैं। एक बार इनका नाम देख लें आप, 5 हो गए। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, प्रोकोलेजनेज और प्रोन्यूक्लिएजेज। अभी केवल प्रोटीन के पाचन की बात कर रहे हैं। यहां पर यदि मैं आपसे कहूं इनका नाम पढ़कर आपको क्या अंदाजा लग रहा है, क्या यह एक्टिवेट फॉर्म में है या अभी इनका एक्टिवेट होना बाकी है? तो शायद सभी को अंदाजा लग रहा है कि ये अभी भी एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इनका एक्टिवेट होना बाकी है। तो ये जो एंजाइम है जितने भी, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, प्रोकोलेजनेज, प्रोन्यूक्लिएजेज, ये सारे के सारे ट्रिप्सिन से एक्टिवेट होते हैं। सारे के सारे किससे एक्टिवेट होते हैं? ट्रिप्सिन से एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, ट्रिप्सिन खुद भी तो एक्टिवेट होता होगा, तो सबसे पहले ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दो, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी अपना मकसद होगा ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये सारे के सारे एंजाइम ऑटोमेटिकली, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये सारे के सारे एंजाइम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो सकते हैं। तो देखें किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए। पेनक्रिएटिक जूस यहां से निकलकर जाता है ड्यूडीनम में, यहां से निकलकर जाएगा ड्यूडीनम में। ड्यूडीनम में जैसे ही जाएगा, ड्यूडीनम में एक सब्सटेंस मिलेगा जिसका नाम होगा, या ड्यूडीनम से एक सब्सटेंस सीक्रेट होगा
जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। यह एक एंजाइम होता है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडिनम। यह एक एंजाइम होता है जो ड्यूडिनम से सीक्रेट होता है और यह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। यह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो यह बात तो समझ में आ गई कि ये सारे के सारे एंजाइम जब पेनक्रियाज से सीक्रेट होकर ड्यूडिनम में जाएंगे तभी एक्टिवेट होंगे, क्योंकि एंटेरोकाइनेज कहां मिलने वाला है अपन को? ड्यूडिनम में। ये अपन ने समझ लिया कि ये तीनों चारों जो एंजाइम हैं इनको एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन, पर ट्रिप्सिन खुद कहां पर एक्टिवेट होगा? ड्यूडिनम में। इसका मतलब है पेनक्रियाज से जब पेनक्रिएटिक जूस निकलता है उससे पहले जब ये पेनक्रियाज में रहता है तो क्या यह एंजाइम एक्टिवेटेड अवस्था में होते हैं? नहीं। इनको प्रोटीन का पाचन करना है तो इनका एक्टिवेशन ड्यूडिनम में होता है, क्योंकि ड्यूडिनम में इनको कौन मिलता है? आंसर है एंटेरोकाइनेज। अब एंटेरोकाइनेज ड्यूडिनम में मिला जिसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर दिया। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा? तो यह प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। क्या काम करेगा? यह प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। किस फॉर्म में खाई है आपने प्रोटीन? आंसर है पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में खाई है आपने प्रोटीन? आंसर है पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में। और यह पॉलीपेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट करा देगा? पेप्टाइड में। यह पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करा देगा पेप्टाइड में। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इससे पहले भी इस तरह का पाचन आपने देखा, तो आपको समझ में आ रहा है कि यस सर, हमने इस तरह का पाचन देखा था जो स्टोमक में हुआ था, और स्टोमक में पेप्सिन ने पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था। क्या सारे को कर दिया था? नहीं। मान लो 40% को कर दिया तो बचे हुए को इनके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम स्टोमक का हो गया और ट्रिप्सिन एंजाइम पेनक्रियाज का हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंजाइम? दोनों एंजाइम में क्या अंतर होगा? देखो अंतर नंबर 1, पेप्सिन स्टोमक से और जो ट्रिप्सिन है वो पेनक्रियाज से। अंतर नंबर 2, काम दोनों समान कर रहे हैं। पेप्सिन काम कर रहा है हाईली एसिडिक पीएच पर, पेप्सिन काम करता है हाईली एसिडिक पीएच पर। यह काम कर रहा है कहां? इंटेस्टाइन में। जूस इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में पीएच कैसी होगी? आंसर है एल्केलाइन। काम भले से दोनों समान कर रहे हैं, बट पेप्सिन जो है जिसने प्रोटीन का डाइजेशन किया उसने एसिडिक पीएच पर किया, जबकि ये एल्केलाइन पीएच पर इसका डाइजेशन करेगा। तो यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। अब आगे बढ़े आप। काइमोट्रिप्सिनोजन क्या करेगा? सबसे पहले काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दो और काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा दो। कौन करेगा इसको एक्टिवेट? आंसर है ट्रिप्सिन करेगा। कौन करेगा एक्टिवेट? ट्रिप्सिन करेगा। काइमोट्रिप्सिन क्या काम करेगा? सेम इसी तरह का काम करेगा, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराएगा। इसका मतलब है जितना भी पॉलीपेप्टाइड आप और मैं खाते हैं उस सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में बदलने का काम बेसिकली 3 एंजाइम करते हैं। पहला स्टोमक में पेप्सिन करता है, दूसरा ट्रिप्सिन करता है और तीसरा काइमोट्रिप्सिन करता है। अब ध्यान रखने वाली बात कि पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने वाला सब्सटेंस HCl, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने वाला सब्सटेंस एंटेरोकाइनेज जो ड्यूडिनम से आ रहा है, काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने वाला सब्सटेंस। तो ये कंफर्म बता दिया सारे एंजाइम ट्रिप्सिन से एक्टिवेट होंगे। आगे बढ़े आप। तीसरा एंजाइम जिसका नाम है प्रो इलास्टेज। प्रो इलास्टेज को सबसे पहले तो इलास्टेज में बदलो। प्रो इलास्टेज को सबसे पहले किसमें बदला जाएगा? इलास्टेज में। बदलेगा कौन? ट्रिप्सिन बदलेगा। बदलेगा कौन? ट्रिप्सिन बदलेगा। और इलास्टेज एंजाइम नाम से मालूम चल रहा है डाइजेस्ट द इलास्टिक फाइबर। इट डाइजेस्ट द इलास्टिक फाइबर। इज दैट क्लियर? अगला एंजाइम प्रो कोलिजनेज। सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करो। किसमें एक्टिवेट करो? आंसर है कोलिजनेज में एक्टिवेट करो।
प्रो कोलिजनेज से कोलिजनेज बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ही आंसर है, ट्रिप्सिन चाहिए। ट्रिप्सिन चाहिए, कोलिजनेज बन गया, शायद नाम से अर्थ निकल रहा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। यह कोलेजन फाइबर का डाइजेशन करेगा। पांचवा बचा हुआ है प्रो न्यूक्लिएजेज। सबसे पहले तो इसको न्यूक्लिएजेज में बदलो, सबसे पहले तो न्यूक्लिएजेज में बदलो। कौन बदलेगा? आंसर है ट्रिप्सिन बदलेगा। कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन बदलेगा। उसके बाद क्या काम करेगा? न्यूक्लिएजेज, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो गए। 5 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो इलास्टेज, प्रो कोलिजनेज और प्रो न्यूक्लिएजेज। इसमें जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं उन सबको एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? ट्रिप्सिन की। और ट्रिप्सिन को खुद को एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एंटेरोकाइनेज की। इसके अलावा एक और विशेष स्पेशल विशेषता इस ट्रिप्सिनोजन की, मान के चलो ट्रिप्सिनोजन के 100 मॉलिक्यूल सीक्रेट हुए पेनक्रियास। इन 100 मॉलिक्यूल को एक एंटेरोकाइनेज मिल गया, 100 मॉलिक्यूल को एक एंटेरोकाइनेज मिल गया, तो 100 में से एक ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया। कितने ट्रिप्सिन इनएक्टिवेट रह गए? 99। कितने इनएक्टिवेट रह गए? 99। तो ये जो एक एक्टिवेट हुआ है ये खुद दूसरे ट्रिप्सिनोजन को भी एक्टिवेट कर सकता है। यानी इसमें से एक मॉलिक्यूल को फिर ये एक्टिवेट कर देगा, खुद ट्रिप्सिन कर देगा, 98 बच गए। कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए? 2 फिर से 2 को एक्टिवेट कर देंगे, 96 बच गए। यानी पावर इतनी बड़ी है इसके पास कि यह बाकी को तो एक्टिवेट करता ही करता है, बाकी एंजाइम को तो एक्टिवेट करता ही करता है, यह उसके साथ साथ खुद अपने आप को भी एक्टिवेट करने की पावर रखता है, खुद अपने आप को भी एक्टिवेट करने की पावर रखता है। इस पर्टिकुलर पावर को अपन नाम देते हैं ऑटो कैटेलाइटिक एक्शन। क्या नाम देते हैं अपन? ऑटो कैटेलाइटिक एक्शन। तो ध्यान रखने वाली बात, क्या चीज पढ़ रहे हैं अपन? कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहली लाइन अपन बोलना चाहेंगे, देयर आर ऑल 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम आर फाउंड इन पेनक्रिएटिक जूस। देयर आर ऑल 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम आर फाउंड इन पेनक्रिएटिक जूस। ये शुरू में जो रेड कलर के हैं, दीज आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है। ग्रीन कलर वाले को एमाइलोलाइटिक मान लो, और इसको बोलते हैं अपन लाइपोलाइटिक एंजाइम। तो एक का डिस्क्रिप्शन अपन ने पढ़ लिया, यानी तीनों तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। यहां पर लिखें अपन नंबर 1, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम, इसका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा? पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा? आंसर है ट्रिप्सिनोजन। आंसर है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या एक्टिवेट फॉर्म होती है? नहीं, यह एक्टिवेट फॉर्म नहीं होती, यह एक्टिवेट फॉर्म नहीं होती है। तो यहां अपन बोलेंगे ट्रिप्सिनोजन सबसे पहले तो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद यह बनाएगा ट्रिप्सिन। एक्टिवेट होने के बाद यह बनाएगा ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन बनेगा यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। ये जो ट्रिप्सिन बनेगा यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराएगा। यहां ध्यान रखने वाली बात, इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी किसकी?
आंसर है खुद ट्रिप्सिन की भी होती है, खुद ट्रिप्सिन की भी होती है, और ड्यूडिनम में जाकर एक्टिवेट होने के लिए इसको एक मॉलिक्यूल चाहिए, और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम है एंटेरोकाइनेज। यह इस पर्टिकुलर एंजाइम का पुराना नाम है, वर्तमान में इसको नाम देते हैं एंटेरोपेप्टाइडेज। वर्तमान में इसको नाम दिया जाता है एंटेरोपेप्टाइडेज। कहां से सीक्रेट होता है ये? आंसर है सीक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडिनम। इट इज ए एंजाइम। जस्ट पहले कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन, गैस्टीन मैंने पढ़ाए हैं, दे ऑल आर हार्मोन, बट एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज यह एक एंजाइम है जो ड्यूडिनम से सीक्रेट होता है। तो आंसर अपन बोलेंगे सीक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडिनम। एंड व्हाट इज दिस? इट इज ए एंजाइम। एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो यह तो स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो गया। ट्रिप्सिनोजन के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले अपन बात करें व्हाट इज द ट्रिप्सिनोजन, बोलेंगे अपन इट इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। व्हाट इज द ट्रिप्सिनोजन? इट इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। सबसे पहले इट इज एक्टिवेटेड बाय आंसर है एंटेरोकाइनेज विच हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडिनम। पॉइंट नंबर 2, it also have autocatalytic action. That is a very important point. पेन क्रिएटाइटिस पढ़ाऊंगा तो इस शब्द का कई बार इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना है। पैथोफिजियोलॉजी तभी समझ में आएगी। इट ऑल्सो हैव ऑटोकैटालाइटिक एक्शन। और नंबर 3 क्या काम करेगा? यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराएगा। पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका स्टिमुलेशन एंटेरोकाइनेज के द्वारा होता है। अगर इसको एक एंटेरोकाइनेज मिल जाए तो बाकी ट्रिप्सिनोजन को तो खुद ही एक्टिवेट कर देगा। इस पर्टिकुलर एक्शन को बोलते हैं ऑटोकैटालाइटिक एक्शन। फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, आगे बहुत काम आने वाला है ये पेनक्रिएटाइटिस में। उसके अलावा यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो पहला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो गया। दूसरे के बारे में चर्चा करें जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन क्या एक्टिवेट फॉर्म है? नहीं, पहले यह एक्टिवेट होगा। आंसर है काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद यह क्या काम करेगा? सेम काम करेगा जैसा ट्रिप्सिन कर रहा है। यह पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराने का काम करेगा। यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराने का काम करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलने का काम किसका है? आंसर है ट्रिप्सिन का। सारे एंजाइमों को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन। तो पहले काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद सेम वैसा ही काम करेगा जैसा कि ट्रिप्सिन ने किया था। पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराएगा। एक्टिवेट कौन करेगा इसको? ट्रिप्सिन। तो यहां अपन बात करें, जो एक वर्ड था पहले अपन ने डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्टोमक से सीक्रेट होता है रेनिन। स्टोमक से सीक्रेट होता है रेनिन। यह रेनिन क्या काम करता है? यह रेनिन केसिनोजन मिल्क प्रोटीन को केसिन में बदलने का काम करता है।
यानी ये सब्सटेंस अपन ने डिस्कस किया था रेनिन, यह केसिनोजन को केसीन में बदलने का काम करता है। चूंकि यह नियोनेट में पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है, यह नियोनेट में पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है, तो आपके मेरे अंदर ये नहीं होता, आपके मेरे अंदर ये नहीं होता, तो आपके मेरे अंदर क्या केसिनोजन केसीन में कन्वर्ट नहीं होती? होती है। क्या केसिनोजन केसीन में कन्वर्ट नहीं होती? होती है। कौन कौन से एंजाइम हैं जो मिल्क प्रोटीन केसिनोजन को केसीन में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? ये आंसर लिख दिया। यानी जो नियोनेट में होता है एंजाइम रेनिन, और यह रेनिन केसिनोजन को केसीन में कन्वर्ट करता है। अपने अंदर यह काम कौन करता है? आंसर है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। यहां मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये चारों मैंने इसीलिए लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन केसिनोजन इनटू केसीन? ऑप्शन में हो रेनिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। इन चारों में से बेस्ट आंसर क्या देंगे? तो पता है अपन को, आंसर इज रेनिन, आंसर इज रेनिन। अगर क्वेश्चन आए निम्न में से कौन सा एंजाइम मिल्क प्रोटीन केसिनोजन का डाइजेशन करता है, ऑप्शन में आए काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ऑल ऑफ देम। अगर ऑल ऑफ देम आ जाए तो आंसर है ऑल ऑफ देम। ये चार अलग अलग आ जाए तो पहला आंसर है रेनिन। अपन से नहीं पूछा बच्चों में या बड़ों में तो आंसर रेनिन देंगे। रेनिन नहीं आए, ये तीनों आ जाएं और ऑप्शन में आ जाए ऑल ऑफ देम तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। बट क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या गैस्ट्रिन हार्मोन, और चारों अलग अलग आ जाएं, चारों अलग अलग आ जाएं, तो अब क्या आंसर देंगे? अपन ने तो पढ़ा है तीनों करते हैं, तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा करता होगा वो आंसर होगा। तो बताओ कौन करता है? विचार करो, पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन? देखिए यहां गलती की गुंजाइश है, इसलिए इतना डिस्कशन हो रहा है। अगर ये तीनों चारों आ जाएं, पहला आंसर रेनिन, केसिनोजन को केसीन में कौन बदलेगा? रेनिन। ये नहीं आए, ये तीनों आ जाएं, ऑल ऑफ देम आ जाए तो आंसर ऑल ऑफ देम। ये तीनों अलग अलग आ जाएं तो 60-70% केसिनोजन को केसीन में बदलने का काम काइमोट्रिप्सिन करता है। यानी जो काम नियोनेट में रेनिन करता है, आपके मेरे अंदर वह फंक्शन को मैक्सिमम रूप से परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है काइमोट्रिप्सिन की। तो काइमोट्रिप्सिन को आप इस तरीके से याद रखें कि इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मैक्सिमम केसिनोजन इनटू केसीन। मैक्सिमम केसिनोजन को केसीन में बदलने के लिए जरूरी होता है काइमोट्रिप्सिन। इज दैट क्लियर? काइमोट्रिप्सिन कौन सी फॉर्म में सीक्रेट होता है? काइमोट्रिप्सिनोजन। इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा? आंसर है ट्रिप्सिन। तो ये काइमोट्रिप्सिन हो गया। आगे बढ़े अपन, तीसरा एंजाइम जो अपन ने पढ़ा था, इट इज द प्रो इलास्टेज। क्या यह एक्टिवेट है? नहीं। सबसे पहले एक्टिवेट करो, क्या बनाओ? आंसर है इलास्टेज। इलास्टेज किसका डाइजेशन करेगा? आंसर है इलास्टिक फाइबर का। इट डाइजेस्ट द इलास्टिक फाइबर, इट डाइजेस्ट द इलास्टिक फाइबर्स। यह इलास्टिक फाइबर के डाइजेशन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 4, प्रोकोलेजनेज। अच्छा, एक्टिवेट कौन करेगा इसको? आंसर आपको पता है, ट्रिप्सिन करेगा। प्रोकोलेजनेज पहले किस में कन्वर्ट होगा? कोलेजनेज में।
कोलेजनेज किसका डाइजेशन करेगा? आंसर है कोलेजन फाइबर का। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द कोलेजन फाइबर। सब में एक आंसर कॉमन है, एक्टिवेट कौन करेगा इन सबको? आंसर इज ट्रिप्सिन। इनको एक्टिवेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन तो खुद को भी एक्टिवेट कर सकता है, दैट इज द ऑटो कैटालाइटिक एक्शन। कम ऑन टू द लास्ट नंबर 5, नाम है प्रोन्यूक्लिएजेज। एक्टिवेट होगा यह ट्रिप्सिन के द्वारा, और ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करके न्यूक्लिएजेज बना देगा, और न्यूक्लिएजेज किसका डाइजेशन करेगा? आंसर है न्यूक्लिक एसिड का। इज दैट क्लियर? तो ये 5 अलग अलग तरह के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो पेनक्रिएटिक जूस से सीक्रेट हो रहे हैं, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे देखें आप, ये पर्टिकुलर एंजाइम इट इज ए एमाइलोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। इसके अलावा ये जो एंजाइम आपको दिख रहे हैं, दे ऑल आर द लाइपोलाइटिक एंजाइम। इसका नाम है पेनक्रिएटिक लाइपेज, और इनका नाम है फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज बी। फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज बी तो बचे हुए एंजाइम ग्रीन कलर में, इसको अपन एमाइलोलाइटिक बोल रहे हैं, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ये पेनक्रिएटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज बी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अपन ने पढ़ा अभी तक प्रोटीन का डाइजेशन। मैं आपसे पूछता हूं, प्रोटीन का डाइजेशन कहां तक पहुंचा? आपने प्रोटीन को कौन सी फॉर्म में खाया था? आंसर दे रहे हैं आपकी सर पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में खाया था। आपने प्रोटीन को कौन सी फॉर्म में खाया था? पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में खाया था। क्या बन गया पॉलीपेप्टाइड से? आंसर है पेप्टाइड्स बन गए। मेरा क्वेश्चन है, क्या पाचन पूरा हो गया यहां पर प्रोटीन का? आपका आंसर है कि सर नहीं हुआ, हमें तो एमाइनो एसिड बनाने हैं। इसका मतलब अभी पाचन बाकी है। बट क्या पूरा पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया? यस, पूरा पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। किसने कर दिया कन्वर्ट? आंसर है 30-40% तो पेप्सिन ने कर दिया, 50, 60 और 70% ट्रिप्सिन ने कर दिया, और काइमोट्रिप्सिन ने कर दिया। इन एंजाइमों में अंतर देखो आप, क्या अंतर मिल रहा है? ये दोनों एंजाइम पेनक्रियाज से सीक्रेट हो रहे हैं, और ये कहां से सीक्रेट हो रहा है? आंसर है स्टोमक से। यह कौन सी पीएच पर काम करने वाला एंजाइम है? काम तो ये सारे के सारे समान कर रहे हैं, परंतु अंतर ध्यान रखना है, पेप्सिन एसिडिक पीएच पर काम करेगा, जबकि ये एंजाइम कैसी पीएच पर काम करेंगे? आंसर है एल्केलाइन पीएच पर। आंसर है इट वर्क अपॉन एल्केलाइन पीएच। इज दैट क्लियर? तो ये पॉलीपेप्टाइड सारा का सारा पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पर आ जाओ आप। नंबर 2 जिसका नाम है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। नाम है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाने वाला एमाइलोलाइटिक एंजाइम। पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाने वाला एमाइलोलाइटिक एंजाइम। आंसर है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। आंसर है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। क्या करेगा पेनक्रिएटिक एमाइलेज? किसका डाइजेशन करेगा? आंसर है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। किस फॉर्म में खाई है आपने कार्बोहाइड्रेट? आंसर है पॉलीसैकेराइड फॉर्म में खाई है। आंसर है पॉलीसैकेराइड फॉर्म में खाई है। यह पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करा देगा? आंसर है डाइसैकेराइड में। यह पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करा देगा। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? तो शायद आपको आंसर मिल रहा है यस सर, इससे पहले भी पॉलीसैकेराइड, या इसको अपन ने नाम दिया था जो चपाती अपन ने खाई थी, क्या होता है उसके अंदर? आंसर है कुक्ड स्टार्च।
कुक्ड स्टार्च होता है उसके अंदर, यह पॉलीसैकेराइड सारा का सारा डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। क्या इससे पहले पेनक्रिएटिक जूस से पहले भी किसी ने कन्वर्ट किया? यस। किसने कन्वर्ट किया? ध्यान हो तो आंसर है सैलाइवा में पाए जाने वाले टाइलिन ने। अब कौन कन्वर्ट कर रहा है? आंसर है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। दोनों सेम काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो चपाती आपने खाई थी वो सारी की सारी डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गई। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां तक हो गया। अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या पाचन पूरा हो गया कार्बोहाइड्रेट का? नहीं हुआ, अभी पाचन पूरा नहीं हुआ। क्या बनाना चाहते हो? मोनोसैकेराइड। अभी केवल क्या बना है? डाइसैकेराइड। दोनों एंजाइम समान काम कर रहे हैं, पर अंतर फिर से जानो, ये सैलाइवरी एमाइलेज है, ये पेनक्रिएटिक एमाइलेज है। इट वर्क अपॉन एसिडिक पीएच। ध्यान हो तो 6.7, यह एसिडिक पीएच पर काम करता है। और पेनक्रिएटिक एमाइलेज कौन सी पीएच पर काम करेगा? आंसर है एल्केलाइन पीएच पर काम करेगा। आंसर है एल्केलाइन पीएच पर काम करेगा। तो इस तरीके से पेनक्रिएटिक जूस से कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हुआ। पेनक्रिएटिक जूस से कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हुआ। बोले तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर पाए गए। आगे बढ़े आप, तीसरे तरह के एंजाइम भी होते हैं इसमें जो फैट का डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है लाइपोलाइटिक एंजाइम। इस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है लाइपोलाइटिक एंजाइम। पूरे के पूरे जीआईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम की बात करें, उसका नाम होता है पेनक्रिएटिक लाइपेज। पेनक्रिएटिक लाइपेज, इसके बारे में बोलेंगे अपन। यह पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्वाधिक फैट का पाचन करने की क्षमता यदि किसी एंजाइम में है तो उसका नाम है पेनक्रिएटिक लाइपेज। अपन बोलना चाहेंगे इट इज ए स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट का पाचन करने के लिए पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है पेनक्रिएटिक लाइपेज, जो मैक्सिमम फैट का डाइजेशन करता है। यह मैक्सिमम फैट का डाइजेशन करता है। चूंकि यह फैट अब इंटेस्टाइन में आ चुकी है और इंटेस्टाइन में इसको बाइल मिल गया होगा। बाइल मिलने का मतलब है अब फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया। अब फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया। इमल्सिफिकेशन से क्या समझ रहे हो? फैट वाटर सॉल्यूबल हो गई। फैट वाटर सॉल्यूबल हो गई और यह इमल्सिफाइड फैट पर यह पेनक्रिएटिक लाइपेज एक्शन करेगा। इमल्सिफाइड फैट आपने कौन सी फॉर्म में ली है? इमल्सिफाइड फैट आपने कौन सी फॉर्म में ली है? आंसर है जी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ली है। और यह ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करा देगा। यह ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करा देगा। कौन करा देगा? आंसर है पेनक्रिएटिक लाइपेज। आंसर है पेनक्रिएटिक लाइपेज। देखो इसका मतलब यह हुआ मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट हो गया, परंतु फैट का डाइजेशन मेनली कहां से स्टार्ट हुआ? फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंटेस्टाइन में फैट आकर इमल्सिफाइड हो गई। उसके बाद ही उसका पाचन होगा और उसका मैक्सिमम पाचन
कौन से एंजाइम के द्वारा किया जाएगा? आंसर है पेनक्रिएटिक लाइपेज के द्वारा। तो मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फैट के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फैट के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा है? आंसर है पेनक्रिएटिक लाइपेज। इससे पहले एक लाइपेज और आया है, गैस्ट्रिक लाइपेज, लिखा दिया है मैंने। वह एक वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है जो नॉन इमल्सिफाइड फैट पर काम करता है और ना के बराबर पाचन करेगा। सर्वाधिक फैट का पाचन पेनक्रिएटिक लाइपेज करेगा जो इमल्सिफाइड फैट पर काम करेगा और यह ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करा देगा। अब मैं आपसे पूछूं, क्या फैट का पाचन हो गया या अभी बाकी है? तो आप आवाज दे रहे हो कि सर बाकी है। अभी तो हम इससे फैटी एसिड बनाना चाहेंगे, अभी तीनों का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड तक पहुंच गया, पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड तक पहुंच गया और ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड तक पहुंच गया। बनाना क्या है? अपन को शुरुआत में डील किया था मोनोसैकेराइड, एमाइनो एसिड और फैटी एसिड। तो पाचन अभी बाकी है, बट यह आपने देखा कि यहां पर फैट का डाइजेशन करने के लिए तीनों तरह के एंजाइम पाए जा रहे हैं। तीनों तरह के एंजाइम हैं, 5 तरह के तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं। तो मेरे हिसाब से यह समझ में आ गया, पेनक्रिएटिक लाइपेज सबसे स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड का पाचन करने के लिए भी 2 एंजाइम होते हैं जिनका नाम है फॉस्फोलाइपेज ए, phospholipase A and B. They are responsible for the digestion of, they are responsible for the digestion of, या they digest the phospholipid, they digest the phospholipid। देखो अभी तक अपन ने डिस्कस किया था सलाइवा, उसका फैट के डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। फिर अपन ने डिस्कस किया था गैस्ट्रिक जूस, उसका भी फैट के डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। फैट का डाइजेशन वास्तविक तौर पर तो कौन से जूस से स्टार्ट हुआ है? आंसर है पेनक्रिएटिक जूस। इट इज द एंड ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया। यहां से आज की क्लास स्टार्ट हुई है। पेनक्रियाज एक डिल ऑर्गन है जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। इसकी लोकेशन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है। इसको बनाने वाली मेजर सेल का नाम है एसिनार सेल। पार्ट ऑफ पेनक्रियाज आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, इनकी चर्चा अपन ने कर ली थी डायग्राम में। पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन तीनों हैं। तीनों ड्यूडिनम से रिलीज हो रहे हैं। तीनों अलग अलग आ जाएं तो बेस्ट आंसर क्या होगा? सीक्रेटिन। इसके अलावा पेनक्रिएटिक जूस पर डे 1000 से 2000 ml, पीएच 7 से 8, कंपोजिशन में सेम था। सॉलिड में 2 तरह के सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम कौन? बाइकार्बोनेट, ऑप्शन में नहीं आए तो सोडियम। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तीनों तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। यहां पर आपको समझाने के लिए बता दिया था, ये पांचों तो प्रोटियोलाइटिक हैं, ये एमाइलोलाइटिक है और ये तीनों लाइपोलाइटिक है। अब कौन कौन से एंजाइम थे? प्रोटियोलाइटिक में सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, इसने फंक्शन किया। उसके बाद था काइमोट्रिप्सिनोजन, देन प्रो इलास्टेज, प्रो कोलेजनेज और प्रो न्यूक्लिएजेज। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गई, पर पिक्चर अभी भी बाकी है, अभी एमाइनो एसिड बनाने हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने ये काम किया। अंतर ये रहा कि ये तो एसिडिक पीएच पर काम करता है, काम समान है। ये एसिडिक पीएच पर काम करता है, स्टोमक से सीक्रेट होता है, जबकि ये एल्केलाइन पीएच पर काम करते हैं। एमाइलोलाइटिक में पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुए। ऐसा ही काम टाइलिन ने भी किया था। अंतर क्या? ये एसिडिक पर काम और ये एल्केलाइन पर। बट इससे पहले ये वाला एंजाइम अपन ने नहीं देखा था, पेनक्रिएटिक लाइपेज। यह जीआईटी में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम है जो ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा लास्ट फॉस्फोलाइपेज ए और बी
जो फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन करते हैं। तो इट इज द एंड ऑफ पेनक्रियाज एंड पेनक्रिएटिक जूस। इसको पीपीटी के माध्यम से देखा जाए तो जो अपन ने पढ़ा है उस सबको 5 मिनट में समराइज करें अपन, तो देख लें आप क्या लिखा हुआ है। पेनक्रियाज एक डुल ऑर्गन है जो 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन लैंगरहैंस के द्वारा केवल 1% और एक्सोक्राइन 99% किसके द्वारा, एसिनार सेल। दोनों में से अगर पूछा जाए, एक्सोक्राइन पार्ट बनाने वाली मेन यूनिट एसिनार सेल, एंडोक्राइन बनाने वाली लैंगरहैंस सेल, परंतु पूछ लिया जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज, तो आंसर जाएगा एसिनार सेल। इनसे एक्सोक्राइन पार्ट से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होता है। पार्ट ऑफ पेनक्रियाज में चारों आपको समझा दिए थे। एंडोक्राइन पार्ट जिसका मेन पोर्शन टेल में पाया जाता है। हेड का कैंसर बहुत कॉमन होता है, लोकेशन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है। उसके अलावा अपन ने एक्सोक्राइन पार्ट एसिनार सेल को देख लिया। इनके अंदर हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल, यहां इनमें एंजाइम हैं जो बाद में बस्ट होते हैं तो इनसे एंजाइम बाहर निकलते हैं। आर्टरी कौन सी सप्लाई करती है, स्प्लीनिक आर्टरी जो निकलती है सीलियक ट्रंक से, जो निकलता है एब्डोमिनल अयोटा से। वेन कौन सी लेकर जाती है, आंसर है स्प्लीनिक वेन जो खुलती है पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन खुलती है लीवर में। इसके बाद अपन ने पढ़ा इसके एक्सोक्राइन पार्ट से सीक्रेट होने वाला जूस, दैट इज द पेनक्रिएटिक जूस। अमाउंट 1000 से 2000, अगर 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000 के ऑप्शन में आ जाए तो आंसर देना है 1000 से 1500। पीएच कैसी होगी, एल्केलाइन, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। कंपोजिशन देख लो, सेम कंपोजिशन है जैसा सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस का भी था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सर्वाधिक कौन, बाइकार्बोनेट, नहीं आए तो कौन, सोडियम। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ऑल 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन पेनक्रिएटिक जूस। सबसे पहले एमाइलोलाइटिक एंजाइम, जिसमें एग्जाम्पल है पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो पॉलीसैकेराइड को, कुक्ड स्टार्च को डाइसैकेराइड या माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यह एल्केलाइन पीएच पर काम करता है। क्या ऐसा काम किसी और ने भी किया था? यस किया था, टाइलिन ने किया था, बट वो एसिडिक पीएच पर काम कर रहा था, जबकि ये एल्केलाइन पीएच पर काम कर रहा है। तो जितना भी आपने चपाती खाई है, पॉलीसैकेराइड खाया या कुक्ड स्टार्च खाया, वो सारा डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, परंतु अभी भी पूरा पाचन नहीं हुआ, अभी मोनोसैकेराइड बनाना बाकी है। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सबसे स्ट्रॉन्ग और पोटेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। यह एक्टिवेट होता है एंटेरोकाइनेज से। इसको एक और नाम देते हैं अभी वर्तमान में जो इसका नाम है, ध्यान रखें आप ये वाला नाम, इसका वर्तमान में नाम है एंटेरोपेप्टाइडेज। वर्तमान में इसका नाम है एंटेरोपेप्टाइडेज। तो यह भी ऑप्शन में आ सकता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। ये पुराना नाम है एंटेरोकाइनेज, इसका पुराना नाम है, अभी वर्तमान में नाम हो गया एंटेरोपेप्टाइडेज। यह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, इसके बाद फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, एल्केलाइन पीएच पर काम करता है। यह पेनक्रिएटिक जूस के सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट द ऑल अदर एंजाइम ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। इट ऑल्सो हैव द पावर टू एक्टिवेट द सेल्फ, खुद अपने आप को भी एक्टिवेट कर सकता है, और यह क्षमता कहलाती है ऑटोकैटालाइटिक एक्शन। ध्यान रखने वाली बात है, आगे इसका यूटिलाइजेशन होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोकैटालाइटिक एक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा, काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करेगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराएगा, और यह पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट करा देगा। सेम काम करेगा जैसा ट्रिप्सिन कर रहा था। ध्यान रखने वाली बात, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ केसिनोजन इनटू केसिन। अगर आए केसिनोजन को केसिन में, कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन। रेनिन ऑप्शन में नहीं आए तो आंसर काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अगर तीनों अलग अलग आ जाएं तो मैक्सिमम कौन कन्वर्ट करता है, उसका आंसर होगा काइमोट्रिप्सिनोजन। इज दैट क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट प्रो इलास्टेज, ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया, इलास्टेज बना, इलास्टिक फाइबर का डाइजेशन करेगा, इलास्टिक फाइबर का डाइजेशन करेगा। प्रो कोलेजनेज, ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया, कोलेजनेज बना, कोलेजन फाइबर का डाइजेशन करेगा। प्रो न्यूक्लिएजेज, यहां ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट करके न्यूक्लिएजेज बनाया, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। तीसरा लाइपोलाइटिक एंजाइम, एग्जाम्पल है पेनक्रिएटिक लाइपेज। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात कि सबसे स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम, फैट का मैक्सिमम डाइजेशन करता है पेनक्रिएटिक लाइपेज, जो इमल्सिफाइड फैट पर एक्शन करता है। इट एक्ट अपॉन इमल्सिफाइड फैट और इस ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। अभी भी पाचन पूरा नहीं हुआ, अभी इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कराना बाकी है। तो ट्राइग्लिसराइड पेनक्रिएटिक लाइपेज की प्रेजेंस में मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। अदर एंजाइम फॉस्फोलाइपेज ए और बी विच आर रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द फॉस्फोलिपिड। इज दैट क्लियर? तो ये कंप्लीट होता है पेनक्रियाज और उससे सीक्रेट होने वाला जूस जिसका नाम है पेनक्रिएटिक जूस। उम्मीद की आपको टोटली समझ में आया होगा। अभी तक मैं आपको 3 जूस का अध्ययन करा चुका हूं। नंबर 1 सलाइवा, नंबर 2 गैस्ट्रिक जूस और नंबर 3 पेनक्रिएटिक जूस। यदि अभी की वर्तमान सिनेरियो में मैं आपसे पूछूं कि माइंड में आप दौड़ाओ कौन से जूस को तीनों में से आप 1 नंबर देना चाहोगे, कौन से तीनों जूस में से 1 नंबर किसको दोगे? तो सब साथियों के दिमाग में आंसर है कि सर इसी को देंगे। सबसे ज्यादा कीमती जूस हो गया पेनक्रिएटिक जूस। देखो नहीं पढ़ते हैं अपन तो दिमाग में फिक्स होता है जूस के नाम पर सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस। इसका हो सकता है बहुत सारे साथियों ने तो पढ़ा ही नहीं हो इतना कुछ डिस्क्रिप्शन, बट आज पढ़ने के बाद शायद अपन को अंदाजा लगा। अब आपसे कहा जाए कि भैया सलाइवा ज्यादा कीमती, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा कीमती या पेनक्रिएटिक जूस, तो 100% आप आंसर देना चाहोगे कि सर पेनक्रिएटिक जूस। इज दैट क्लियर? अभी 2 जूस और बचे हुए हैं, बोले तो बाइल और साथ में सकस एंड टेरिकस, तो उनका नेक्स्ट लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे अपन। तो मेरे हिसाब से पेनक्रियाज और सीक्रेट होने वाले जूस आपको समझ में आ गए। आने वाले टाइम के अंदर पेनक्रिएटिक जूस के कुछ फंक्शन बचे हुए हैं जिसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है तो आज के अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।